चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। ठीक है, पार्ट नंबर 5 तक की वीडियो को अगर आप नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से भी जाकर उन सारे वीडियो को आप एक एक करके वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग कल स्टार्ट किए थे कि पैमाने के प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफल में मैंने आपको बताया था कि पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक है फ्रेंड, और बीच में मैंने आपको बताया था कि पैमाने की बचते और पैमाने की हानियां बताई थी। ठीक है फ्रेंड, वो आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पढ़ेंगे, फिर पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होते हैं? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होते हैं? तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है। ठीक है, सभी साधनों, जब जितने भी हमारे उत्पादन करने के साधन होते हैं, सभी उत्पादन के साधनों को क्या किया जाता है? एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है। जब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है, जिस अनुपात में हम लोग साधन को बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा क्या होता है? उससे अत्यधिक क्या होते हैं? उत्पादन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा, आपको चित्र से पूरी समझ में आ जाएगी। इस प्रकार यदि उत्पत्ति साधनों में अगर 10% की वृद्धि की जाती है, अगर जितने भी उत्पत्ति के साधन होते हैं अगर उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है? 10% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि होती है। तो हमारी उत्पादन 10% ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 10% से अधिक की वृद्धि होती है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, हम लोगों ने साधनों को बढ़ाया 10% बढ़ाया। ठीक है, लेकिन हमारा उत्पादन जो है 10% से अधिक की वृद्धि होती है। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन में वृद्धि श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण होते हैं? तो श्रम विभाजन के कारण होते हैं, और विशिष्टीकरण के कारण क्या होती है? हमारा उत्पादन 10% से अधिक की वृद्धि करती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करती है। क्या करती है? कि जो श्रम की उत्पादकता होती है उनमें क्या करती है? वृद्धि करती है। पैमाने के आकार में वृद्धि के कारण, पैमाना का जो आकार होता है, ठीक है, उसमें वृद्धि के कारण विशिष्ट एवं अधिक क्षमता वाली मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है। यह सभी घटक पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पन्न करते हैं। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल एक सिंपल वे में कह रहा है कि जितने हम लोग जो उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के साधनों को, उत्पादन करने के साधन को जितना भी बढ़ाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या होता है? पहले मान के चलते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन था, उसमें हमारा 100 क्विंटल धान होती थी। ठीक है, अब हम लोगों ने 200 कर दिए, 2 एकड़ ज़मीन कर दिए तो 200 क्विंटल होनी चाहिए, बट 300 क्विंटल हमारे पैदा हो रहा है। ठीक है, उसी को बोल रहा है कि जितना हम लोगों ने जितना अनुपात में उसको वृद्धि किया, उसी अनुपात में उत्पादन हमारी बढ़नी चाहिए, लेकिन उससे अधिक अनुपात में उत्पादन हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। यानी जितने हम लोग उत्पादन के साधन को बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा क्या हो रहा है? उत्पादन हो रही है। ठीक है, इसी को कहा जाता है उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल। इसे हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीजिंग इन ऑल फैक्टर्स है। ठीक है, और यहाँ हमारा है परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट है। हमारा आउटपुट कितना आ रहा है? हमारा उत्पादन कितना हो रहा है? हम लोग कितना मशीन का प्रयोग कर रहे हैं और हमारा उत्पादन कितना हो रहा है? तो हम लोगों ने 10% की वृद्धि की उत्पादन के साधनों में, बट हमारा आउटपुट जो दे रहा है, यानी हमारा जो उत्पादन हो रहा है वो 10% ना होकर के 15% हो रहा है, यानी 5% की वृद्धि हो रही है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, और इसका सप्लाई कर्व जो है इस तरह से बनती है। इस प्रकार पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में क्या होता है कि उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि से उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि अधिक होती है, यानी उत्पादन अधिक होती है। किससे? जितना हम लोग साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि करते हैं उससे क्या होता है? अधिक की वृद्धि होती है। तो चित्र में क्या दिखाया है? चित्र में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल दर्शाए गए हैं। जब साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए
जब साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को 10% तक बढ़ाया जाता है तब उत्पादन में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। यह दशा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल दर्शाती है। यह दशा क्या दर्शाती है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल दर्शाती है। चित्र में OS बढ़ते प्रतिफल वाली उत्पादन रेखा है। चित्र में OS जो है वो हमारी क्या दिखाती है? बढ़ते प्रतिफल उत्पादन रेखा दिखाती है। ठीक है, यहाँ आप चित्र में एक बार और देख सकते हैं। चित्र में क्या कह रहा है कि हम लोग 10% की वृद्धि की, ठीक है, बट हमारा जो है उत्पादन 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, यही चीज़ हमारा कह रहा है। और ये हमारा जो है OS जो दिखाता है ये हमारा बढ़ते प्रतिफल को दिखाता है। ठीक है, ये हमारा OS जो है यहाँ से यहाँ वो हमारे बढ़ते प्रतिफल को दिखाता है। ठीक है फ्रेंड, और ये रेशियो में दिखा रहा है। ठीक है, परसेंटेज में दिखा रही है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या होते हैं? पैमाने के स्थिर प्रतिफल, तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को हम लोग पहले चित्र से समझ लेते हैं। ठीक फ्रेंड, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है क्लास 12th की हो रही है। ठीक है, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स है और चैप्टर 6 है। ठीक है, चैप्टर 6। ठीक है, हम लोग टोटल 15 चैप्टर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, टोटल जो है 15 चैप्टर करेंगे और ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, आधे देखकर ना जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में मैंने क्या बताया था कि उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है, लेकिन स्थिर में क्या हो रहा है? जितना हम लोग साधनों की मात्रा में वृद्धि करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। अगर हम लोग साधनों की मात्रा में अगर आनुपातिक वृद्धि अगर 10% कर रहे हैं तो हमारा उत्पादन भी कितना होगा? 10% होगा। अगर 15% की वृद्धि कर रहे हैं हमारे फील्ड में, ट्रैक्टर में 15% की वृद्धि कर रहे हैं तो हमारा उत्पादन में भी क्या होगा? 15% की वृद्धि होगी। तो इसे बोला जाता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। ठीक है फ्रेंड, तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल में आपको चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो OS1 दिखा रहा है यही हमारा बताता है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल की दशा को बताता है। ठीक है, चलिए हम लोग डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की दशा में उत्पत्ति के सभी साधनों को, उत्पत्ति के उत्पादन करने के जितने भी साधन होते हैं जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, अगर 2 अनुपात में बढ़ाया जाए तो 2, ठीक है, जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है ठीक उत्पादन ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है। उत्पादन भी क्या होते हैं? ठीक उसी अनुपात में बढ़ते हैं। यदि उत्पत्ति के साधनों में 10% की वृद्धि की जाए, यदि उत्पत्ति के साधनों में 10% की वृद्धि की जाए तो उत्पादन भी ठीक 10% ही बढ़ता है। और इसी प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में कमी की जाती है ठीक उसी अनुपात में उत्पादन में भी कमी हो जाती है। ठीक है, ये दोनों के लिए लागू होता है। जिस अनुपात में हम लोग उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, और जिस अनुपात में हम लोग उत्पत्ति के साधनों को कम करेंगे उत्पादन भी उसी अनुपात में कम होगी। ठीक है, अगर 10% के अगर साधनों की मात्रा में कमी करते हैं तो 10% उत्पादन भी हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। चित्र में हमें क्या दिखाता है कि चित्र में पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाए गए हैं। जब साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को बढ़ाया जाता है तब उत्पादन में ठीक 10% की वृद्धि होती है। यह दशा उत्पादन के समान प्रतिफल को दर्शाती है। चित्र में OS1 स्थिर प्रतिफल वाली उत्पादन रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये 90 डिग्री है तो ये बीचों बीच जाता है। ठीक है, लेकिन पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में ये थोड़ा ऊपर जाता है और पैमाने के घटते प्रतिफल में ये थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, इस प्रकार पैमाने के स्थिर प्रतिफल में उत्पादन में क्या होता है? पैमाने के स्थिर प्रतिफल में यानी उत्पादन में क्या होता है? उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि, जितना भी उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि 10% की है, साधन में आनुपातिक वृद्धि के जितना भी हम लोग साधन में आनुपातिक वृद्धि करते हैं ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि OS1 क्या दिखाता है? ये 45 डिग्री के एंगल पर ये होता है। ठीक है, और वो थोड़ा बढ़ा हुआ था और ये थोड़ा अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा नीचे होगा। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक है, तो पैमाने के घटते प्रतिफल का हम लोग एक चित्र एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, चित्र देखने से आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पैमाने के घटते प्रतिफल में क्या होता है कि हम लोग 10% की 15% की उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर रहे हैं, बट हमारा उत्पादन में क्या हो रही? कमी हो रही है, यानी कि 5% की कमी हो गई, यानी उत्पादन में कम आनुपातिक में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ये देखिए तभी 45 डिग्री पे था लेकिन अब ये थोड़ा 45 डिग्री में से नीचे हो गया OS
टू रेखा। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हैं कि इसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन वृद्धि होती है, यानी उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए, उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए साधनों की क्रमशः अधिकाधिक मात्राओं की आवश्यकता होती है। साधन और ज़्यादा चाहिए होता है अगर एक समान उत्पादन हम लोगों को चाहिए। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि पैमाने का आकार बड़ा हो जाने के कारण उत्पादक उत्पादन कार्य में कठिनाई अनुभव करता है। क्या करता है? जो उत्पादक होता है उत्पादन कार्य में कठिनाई अनुभव करता है जब पैमाने के आकार बड़ा हो जाता है तो। ठीक है, और आंतरिक एवं बाह्य बचतें इस दशा में आंतरिक एवं बाह्य हानियां आंतरिक एवं बाह्य हानियों में परिवर्तित हो जाती है। जो उसे आंतरिक लाभ होता था और जो बाह्य लाभ होती थी वो अब हानियों में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पैमाने के घटते प्रतिफल हम लोग कह सकते हैं कि उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि जो होती है वो कम होती है साधन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि से। ठीक है, साधन मात्रा ये अधिक होता है और ये कम होता है, ये 15% है, ये 10% हो रही है। ठीक है, वृद्धि हो रही है। चित्र में पैमाने के घटते प्रतिफल अर्थात ह्रासमान प्रतिफल दर्शाए गए हैं। जब साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को 10% तक बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है। एक मिनट फ्रेंड। ठीक है, यहां क्या कह रहा है कि चित्र में पैमाने के घटते प्रतिफल अर्थात ह्रासमान प्रतिफल दर्शाए गए हैं जब साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए, जब साधनों के प्रयोग अनुपात को स्थिर रखते हुए साधनों को, यह 15 होगा। ठीक है, साधनों को 15% तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, 15% तक बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है। चित्र OS2 ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाने वाली रेखा है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि हम लोग जो है साधनों को 15% बढ़ाते हैं बट हमारा उत्पादन क्या हो रही है? 10% तक की वृद्धि हो रही है। और ये OS2 रेखा जो है ये हमें ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाती है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इकोनॉमिक्स का आपका फुल कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल लागू होने के क्या क्या कारण हैं? तो पैमाने के प्रतिफल लागू होने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जब उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तब पैमाने की बचतें प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा उत्पादन होने लगता है। जब हम लोग अगर 10% की अगर फील्ड में अगर परिवर्तन करें तो हमारा उत्पादन उससे ज़्यादा होने लगता है। जितना हम लोग साधन को परिवर्तित करते हैं उससे ज़्यादा परिवर्तन होने लगता है तो हमारी बचतें होगी या नहीं होगी? होगी, पैमाने की बचतें तो प्राप्त होगी। ठीक है, पैमाने की बचतों के संदर्भ में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल निम्नलिखित घटकों के कारण प्राप्त होती है। पहला, साधन की अविभाज्यता, साधन को हम लोग बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा श्रम विभाजन के कारण होता है। तो साधनों की अविभाज्यता क्या? तो कुछ उत्पत्ति के साधन निश्चित आकार के होते हैं। जो कुछ उत्पत्ति के साधन होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित आकार के होते हैं, जिसके कारण उनको विभाजित करके प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण उसको हम लोग बांट करके प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साधनों की अविभाज्यता के कारण प्रारंभ में इन साधनों का पूर्ण विदोहन संभव नहीं हो पाता। प्रारंभ में क्या होता है कि उसका हम लोग पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे उसमें परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा उसका साधनों का पूर्ण प्रयोग होने लगता है। पैमाने की वृद्धि होने पर अविभाज्य साधनों का पूर्ण प्रयोग होने से पैमाने के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। श्रम विभाजन, प्रोफेसर चैम्बरलिन श्रम विभाजन को बढ़ते प्रतिफल का मुख्य कारण मानते हैं। श्रम विभाजन को क्या करते हैं कि वो बढ़ते प्रतिफल का मुख्य कारण मानते हैं। ठीक है, श्रम विभाजन, श्रम को तो हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, ये विभाजन है से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कार्य में वृद्धि होती है, जिसके कारण पैमाने के बढ़ती प्रतिफल प्राप्त होते हैं। विशिष्टीकरण के कारण भी क्या होते हैं? श्रम विभाजन विशिष्टीकरण को जन्म देता है। जो श्रम विभाजन होता है वही क्या करता है कि विशिष्टीकरण को जन्म देता है, जिससे
अधिक क्षमता वाले विशिष्ट साधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। फलतः उत्पादन में वृद्धि होती है। फलतः क्या होती है? उत्पादन में वृद्धि होती है और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या होते हैं? वो हमारे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। एक बार री कर ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उत्पादन बढ़ाने पर पैमाने की बचतें अस्थायी रूप से प्राप्त नहीं होती है और एक सीमा के बाद पैमाने की हानियां उत्पन्न होती है। जैसे जैसे उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है, एक सीमा ऐसी आ जाती है जब पैमाने की बचतें एवं पैमाने की हानियां एक दूसरे के बराबर हो जाती है। पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां एक दूसरे के बराबर हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यह अवस्था पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाती है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल उत्पादन में एक बहुत सी छोटी समयावधि के लिए उत्पन्न होते हैं, जिसके बाद पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसका जो पैमाने के स्थिर प्रतिफल होता है फ्रेंड, ये बहुत छोटा समय में होता है, ठीक है, बहुत जल्दी स्थिर होता है, फिर ये तुरंत लॉस में चला जाता है या फिर ये तुरंत वापस चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से उत्पादन को करते हैं, ठीक है। हम लोग श्रम को किस तरह से लगाते हैं, विशिष्टीकरण को किस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो पैमाने के घटते प्रतिफल क्या दर्शाता है? उत्पादन का आकार उत्तरोत्तर बढ़ाते रहने पर, उत्पादन का आकार उत्तरोत्तर बढ़ाते रहने पर पैमाने के घटते प्रतिफल अवश्य लागू होते हैं। उत्पादन में एक सीमा के बाद पैमाने की हानियां पैमाने की बचतों से अधिक हो जाती है। पैमाने की हानियां पैमाने की बचतों से अधिक हो जाती है, जिसके कारण पैमाने के घटते प्रतिफल उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पादन के एक सीमा से आगे जाने पर ये इसको काट दीजिएगा। आगे जाने पर प्रबंधकीय बचतों का स्थान हानियां ले लेती है, जिससे पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले भी बता दिया था, ठीक है, इसलिए मैंने इसे जल्दी जल्दी पढ़ दिया, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर। अब हम लोग डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल पढ़ेंगे, ठीक है। यानी दोनों में अंतर क्या होता है। तो परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल में अंतर दर्शाने वाले बिंदु, समय अवधि, इन दोनों में टाइम पीरियड होता है। इन दोनों में टाइम पीरियड क्या है? तो परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल को हम लोग कह सकते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन और पैमाने के प्रतिफल को कह सकते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो इसमें समय अवधि क्या होती है दोनों में? तो साधन के प्रतिफल का नियम अल्पकाल में लागू होता है। साधन का प्रतिफल जो होता है वो अल्पकाल में लागू होता है अथवा यह अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, ठीक है। इसके विपरीत पैमाने का प्रतिफल जो है वो दीर्घकाल से लागू है। किसमें लागू होता है? दीर्घकाल में लागू होता है अथवा यह दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। ये आपको समझ में आ गया होगा। परिवर्तनशील साधनों की संख्या। अब जो परिवर्तनशील साधनों की संख्या है उसमें क्या अंतर आता है? तो साधन के प्रतिफल उस समय लागू होते हैं, साधन के प्रतिफल उस समय लागू होते हैं जब केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है, एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा बाकी साधन स्थिर रहते हैं। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है? उस समय लागू होता है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, जबकि दीर्घकालीन में क्या बताया था कि सभी उत्पादन के साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन का पैमाना में भी परिवर्तन होता है अल्पकाल में और दीर्घकाल में। तो साधन के प्रतिफल में उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अल्पकाल में तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। साधन अनुपात क्या होते हैं? साधन के प्रतिफल या परिवर्तनशील साधनों के प्रतिफल नियम में साधन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल में विभिन्न साधनों के बीच समान अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक फ्रेंड, ताकि आपको कंपटीशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो कॉब डगलस उत्पादन फलन क्या होते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं? कॉब डगलस एक इकोनॉमिक्स का नाम है, ठीक है फ्रेंड। तो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों में एक जो है प्रोफेसर कॉब डगलस जो है एवं प्रोफेसर डगलस ने
उत्पादन पर श्रम एवं पूंजी, उत्पादन पर क्या किया, श्रम और पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के लिए, इन दोनों का प्रभाव श्रम एवं पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के लिए एक फलन के रूप में, एक फंक्शन के रूप में, एक फलन के रूप में सांख्यिकी परिणाम प्रस्तुत किया, सांख्यिकी परिणाम प्रस्तुत किया, जिसे कॉब डगलस उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। गणितीय रूप में इन्होंने क्या कहा, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ क्यू जो दिखाता है ये हमें उत्पादन को दिखाता है, एल हमें जो दिखाता है वो श्रम को दिखाता है, और सी जो हमें दिखाता है वो हमें पूंजी को दिखाता है, और के हमारा क्या है, कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू के एल अल्फा सी बीटा, ठीक है, K इज इक्वल टू के एल, ठीक है, अल्फा, और C 1 माइनस अल्फा। यहाँ बीटा का मान जो होता है 1 माइनस अल्फा लिया गया है, ठीक है, और अल्फा जो होता है, ठीक है, अल्फा जो होता है, यहाँ देखिए जहाँ बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा लिया गया है, तो यहाँ बीटा की जगह में क्या किया गया है कि 1 माइनस अल्फा को लिख दिया गया है, ठीक है। और ये अल्फा जो होता है यह 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको लिख दिया हूँ कि Q क्या होते हैं, उत्पादन, L श्रम, C पूंजी तथा K स्थिरांक है, जो पैमाने की क्षमता का सूचक है, जो पैमाने की क्षमता का क्या है, सूचक है। अल्फा तथा बीटा दो धनात्मक स्थिरांक है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। रेखीय फलन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि उसी को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी को, ठीक है, जो हम लोग, मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया कि Q इज इक्वल टू के एल, ठीक है, के एल अल्फा, ठीक है, और C बीटा बताया। अब सभी में लॉग लगा दिए, ठीक है, सभी में क्या किए, लॉग लगा दिए। देखिए Q में लॉग लगा दिए पहले, ठीक है, और K में भी पहले लॉग लगा दिए, ठीक है, और ये जो पावर में है उसको पहले ले लाएं, ठीक है, उसको पावर को पहले ले लाएं और लॉग L लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ बीटा की जगह हम लोग क्या लिखे थे कि बीटा की जगह में क्या लिखे थे, 1 माइनस अल्फा लिखे हुए थे, ठीक है, लास्ट में 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा को पहले ले लाएं और लॉग C लगा दिए, ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि वो हमारा खत्म हो गया, ठीक है, और इसी को हम लोग और भी थोड़ा सा डीप में करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कॉब डगलस उत्पादन फलन केवल स्थिर पैमाने के प्रतिफल बताता है। यह जो कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन है केवल क्या बताता है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल को बताता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन का स्थिर पैमाने के प्रतिफल के साथ संबंध का प्रमाण निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कॉब डगलस फलन के अनुसार। तो यहाँ कॉब डगलस फलन के अनुसार आप देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू जो दिया हुआ है के एल अल्फा और C बीटा, जो हम लोगों ने एक बार और पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है 1 होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। यदि उत्पत्ति साधनों L तथा C को लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, लैम्डा अनुपात में बढ़ा सकते हैं, तब उत्पादन की मात्रा में क्या होगा कि के लिखा हुआ है, लैम्डा एल, सभी में लैम्डा लगा दिए, ठीक है, यानी एल में लैम्डा और सी में लैम्डा लगा दिए, ठीक है। इसी में देखिए इसमें लैम्डा और इसमें लैम्डा लगा दिए इससे पहले, तो लैम्डा एल अल्फा तो लगा हुआ है, लैम्डा सी बीटा। अब यहाँ देखिए के यहाँ लिखा हुआ है, अब इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसको जो है अगर लिखा हुआ है कि लैम्डा एल का पावर अल्फा लिखा हुआ है, तो क्या लैम्डा के साथ भी अल्फा लगा हुआ नहीं है क्या, और अल्फा एल के साथ भी अल्फा लगा हुआ है, तो उसी को क्या किया हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, इसके साथ भी बीटा लगा दिया और इसके साथ भी बीटा लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि यहाँ जो लैम्डा है, लैम्डा अल्फा और यहाँ लैम्डा बीटा, तो लैम्डा अल्फा और लैम्डा बीटा को क्या किए कि एक जगह लिख दिए, और ये के को, और ये एल अल्फा और ये सी बीटा को एक जगह लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ जो है इसको हम लोग, ये लैम्डा ए और लैम्डा बी है, तो लैम्डा को कॉमन निकाल के अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकते, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको इस तरह से लिख दिया, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और इसको सेम उतार दिए, ठीक है। अब इसका मान 1 होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है।
और इसके जगह हम लोग के एल अल्फा और सी बीटा की जगह हम लोग क्यू लिख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है, इससे पहले पढ़े हैं, ठीक है। इसका मान क्यू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू की बताया था मैंने आपको, क्यू इज इक्वल टू के एल अल्फा और सी बीटा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, फर्स्ट में ही कॉप डगलस के उत्पादन फलन में। तो लेमडा क्यू हमारा निकल गया, ठीक है। अर्थात उत्पत्ति के दोनों साधनों को लेमडा अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन मात्रा में भी लेमडा, यहाँ कट गया, ठीक फ्रेंड, लेमडा गुना बढ़ सकती है। क्या बढ़ सकती है? लेमडा गुना बढ़ सकती है। यही स्थिर पैमाने का प्रतिफल नियम है। इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रोफेसर लॉरेंज क्लेन ने क्या कहा था। तो प्रोफेसर लॉरेंज क्लेन ने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। पहला, उत्पादन की निश्चित मात्रा के लिए लॉरेंज क्लेन ने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है। पहला, उत्पादन की निश्चित मात्रा के लिए उत्पत्ति के दोनों साधन, श्रम तथा पूंजी, ये सब उत्पत्ति के साधन है, का होना आवश्यक है। यदि उत्पत्ति का कोई साधन शून्य मात्रा में प्रयोग होगा तो उत्पादन भी शून्य होगा। अगर पूंजी ना लगाएं और श्रम ना लगाएं, दोनों में से अगर एक को लगाएं तो हमारा उत्पादन होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा क्या बताया कि अल्फा तथा बीटा जो है की मात्रा उत्पादन फलन की प्रकृति का सूचक है। क्या है? प्रकृति की सूचक है। पैमाने के प्रतिफल इन्हीं मात्राओं से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ में 3 कंडीशन भी दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा जो है अगर 1 से कम हो तो घटते प्रतिफल को दर्शाता है। अगर अल्फा प्लस बीटा जो है बराबर हो 1 के तो स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। अल्फा प्लस बीटा जो है 1 से बड़ा हो तो बढ़ते प्रतिफल को दर्शाता है, ठीक फ्रेंड। किंतु कॉब डगलस उत्पादन फलन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अर्थात स्थिर पैमाने के प्रतिफल को दर्शाता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये वही उत्पादन फलन को दिखाता है कि अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में दिखाता है, 1 दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारे स्थिर प्रतिफल के से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया कि कॉब डगलस उत्पादन फलन किससे संबंधित है? तो स्थिर प्रतिफल से संबंधित है, ठीक है। और उसका इक्वेशन भी आप याद रखिएगा। दूसरे शब्दों में कॉब डगलस उत्पादन फलन घात वाला समरूप फलन है। क्या है? घात वाला समरूप फलन है, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और ये मेरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने सारे वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो आप जो है सारे वीडियो को पहले आप वॉच कीजिए, ठीक है। इस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6 तक के वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। 6 चैप्टर भी है और 6 इसका पार्ट भी बन गया है, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो मैं आपको एक बार पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल के माध्यम से पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा पीडीएफ है, मैं आपको स्टार्टिंग से, ठीक है फ्रेंड, मैंने हर टॉपिक को यहाँ 6 चैप्टर में जितने भी टॉपिक होते हैं, ठीक है, उन सारे टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयत्न किया हूँ जो आपके 12th एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। और मैंने पूरी डिटेल के साथ पढ़ाने का कोशिश किया हूँ जिससे कि आपका एग्ज़ाम में मार्क्स ना कटे, ठीक है फ्रेंड। तो अगली चैप्टर कौन सी चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते हैं जिससे मुझे पता नहीं चलता है कि आपको कौन सी चैप्टर ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन भी लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।